मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। बेटा हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 हमने किया था संज्ञा। आज हम करेंगे चैप्टर 8 संज्ञा के विकार। तो संज्ञा के विकार में पहला टॉपिक है हमारे कि संज्ञा है उसके 3 विकार होते हैं, लिंग, वचन और कारक। तो आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। तो पार्ट 8 है हमारा संज्ञा के विकार में पहला लिंग। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसका प्रयोग करते समय इसके 3 प्रकार से विकार या परिवर्तन आता है, लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण। तो आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। हिंदी में लिंग का व्याकरणिक महत्व है क्योंकि इसके कारण है वो शब्द का रूप बदलता है। जैसे लड़का दौड़ता है, तो अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गया तो लड़की दौड़ती है। पंखा चल रहा है, घड़ी चल रही है। तो ऊपर दिए गए बाएं वाक्यों में रंगीन शब्द हैं वो पुरुषवाचक हैं और दाईं ओर जो शब्द दे रखे हैं वो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इसलिए स्पष्ट होता है लिंग क्या है, संज्ञा का वह लक्षण जो उसके पुरुषवाची या स्त्री जातिवाची होने का बोध कराता है। कि लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो उसके पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग की पहचान किस तरह से करते हैं? तो हिंदी भाषा है, हिंदी के अंदर 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो लिंग की पहचान है, प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान उनके नर या मादा होने के कारण सरलता से हो जाती है, किंतु अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान उनके साथ लगने वाली क्रिया और विशेषण पद से की जा सकती है। कि जो प्राणीवाचक होते हैं उन सब की पहचान तो उनके नर या मादा होने से पता चल जाती है कि वो आदमी है या औरत। लेकिन जो अप्राणीवाचक है यानी जो बिना निर्जीव जो चीज़ें हैं उनके बारे में हमें अगर पता करना है कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो उसके पता हम किस चीज़ से कर सकते हैं कि उसके साथ में हम क्रिया लगा करके, यानी उस शब्द को हम जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे आदमी खाना खा रहा है, यहाँ पर हमको पता है कि ये पुल्लिंग है आदमी। स्त्री खाना पका रही है, देखो क्रिया रहा है और इसमें रही है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग। लेकिन यहाँ पर पंखा, पंखा क्या है, अप्राणीवाचक है। पंखे का पता कैसे चलेगा कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो पंखा चल रहा है। कभी आप ऐसे कहते हो पंखा चल रही है, नहीं, पंखा चल रहा है। तो यहाँ क्रिया से पहचान हो गई कि कैसा है, ये पुल्लिंग है। घड़ी चल रही है, रही है आ रहा है, यानी क्या हो गई, वो स्त्रीलिंग हो गई। यह बड़ा कमरा है, तो कमरे के आगे हमने क्या लगाया, विशेषण लगाया। विशेषण क्या है यहाँ पर, बड़ा। अगर बड़ी होती तो क्या होता, स्त्रीलिंग। यह एक बड़ा कमरा है, तो कमरा क्या हो गया आपका, पुल्लिंग। तो विशेषण से पहचान हो गई। यह बड़ी मेज है, तो मेज क्या हो गई आपकी, स्त्रीलिंग। तो इससे पहचान हो गई आपकी विशेषण के द्वारा। तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो अब आप आसानी से पहचान कर सकते हो कि जो प्राणीवाचक है उनकी तो हमको पता ही है, लेकिन जो अप्राणीवाचक है उनके साथ हम क्रिया या विशेषण लगा के हम पता कर सकते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अब है पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाती है? अकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। अकारांत शब्द यानी कि आरांत, यानी कि जिससे उनका अंत किससे हो रहा है, आ से। अकारांत का मतलब होता है कि जिनका अंत आ से हो रहा है। तो जिन शब्दों का अंत में आ रही है वो प्राय पुल्लिंग होते हैं, कपड़ा, लोटा, दरवाजा आदि। देशों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। देखो यहाँ पर प्राय से मतलब है कि हमेशा नहीं होते, लेकिन अधिकतर, जैसे चीन, जापान, भारत, फ्रांस आदि। पर्वतों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, हिंदू कुश, कैलाश, सतपुड़ा आदि। ग्रहों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, सूर्य, मंगल, शनि, शुक्र आदि। दिनों के नाम हैं वो प्राय पुल्लिंग होते हैं, सोमवार, रविवार, शुक्रवार। धातुओं के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे लोहा, सोना, लोहा, तांबा आदि। लेकिन जो चांदी है वो स्त्रीलिंग है। अधिकांश अनाजों के जो नाम हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं, चना, बाजरा, मूंग, उड़द आदि। लेकिन ज्वार है वो स्त्रीलिंग में आती है। समुद्रों के नाम है वो प्राय पुल्लिंग होते हैं, अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। समुदायवाचक जो शब्द हैं वो प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे समाज, परिवार, दल, मंडल आदि। आगे है स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। तो स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करें? इकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत यानी जैसे आकारांत था ना, तो शब्द के अंत में आ रहा था, वैसे इकारांत यानी बड़ी आ रही, तो इकारांत का मतलब है जिसका अंत किससे हो रहा है, ई की मात्रा से, जैसे नदी, रोटी, बेटी आदि। तो इकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, यानी जिन शब्दों का अंत में प्राय ई आता है
वो स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम हैं वो प्राय स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, चीनी आदि। नदियों के नाम हैं वो प्राय स्त्रीलिंग में आते हैं, गंगा, यमुना, कावेरी। और जिन शब्दों में ई, नी, आनी, आई, इया, इमा, ता, आस, री, आवट, आहट प्रत्यय जुड़े हों वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ई जुड़ा हुआ गाली, साड़ी, खिड़की, सर्दी। आई से कमाई, छटाई, बुआई, भलाई। ता से दास्ता, सुंदरता, मानवता, लघुता। री चाकरी, छतरी, गठरी, बकरी। आहट से घबराहट, चिकनाहट, मुस्कुराहट। नी से चटनी, छलनी, करनी, कथनी। इमा लालिमा, नीलिमा, गरिमा, कालिमा। आज से हो गया आपका मिठास, खटास, भड़ास। आवट लिखावट, बनावट, दिखावट, थकावट। इया से लुटिया, बिटिया, खटिया आदि। अब है लिंग परिवर्तन। तो लिंग परिवर्तन के नियम की पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम कि ए और आ को ई करके, कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है कि कुछ जो ए और जिनका अंत ए या आ से हो रहा है उसको ई बनाकर, जैसे नर का बना दिया नारी, पुत्र पुत्री, तरुण तरुणी, कबूतर कबूतरी, बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, दादा दादी, लड़का लड़की। दूसरा नियम है कि आ और ए और आ को इया कर देना, जैसे बंदर बंदरिया, खाट खटिया, कुत्ता कुतिया, लोटा लुटिया, चूहा चूहिया, बेटा बिटिया, डिब्बा डिबिया, गुड्डा गुड़िया। ऐसे ही आ को जोड़कर कि सिर्फ आ लगा देना है। बाल बाला, छात्र छात्रा, शिष्य शिष्या, श्याम श्यामा, सूत सुता, महोदय महोदया, वृद्ध वृद्धा, पूज्य पूज्या। आनी लगाकर सेठ सेठानी, देवर देवरानी, चौधरी चौधरानी, नौकर नौकरानी। इन या आइन लगा के पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठाकुराइन, बाबू बबुआइन, माली मालिन, तेल तेलिन, दर्जी दर्जिन। नी जोड़कर सिर्फ मोर मोरनी, भील भीलनी, ऊंट ऊँटनी, सिंह सिंगनी, शेर शेरनी, जाट जाटनी। इका लगाकर अध्यापक अध्यापिका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, सेवक सेविका, पाठक पाठिका, गायक गायिका। ता को त्री करके अभिनेता अभिनेत्री, नेता नेत्री, निर्माता निर्मात्री, धाता धात्री। मान को वान और मति को वती करके गुणवान गुणवती, रूपवान रूपवती, मान का मति और वान का वती, गुणवान गुणवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती, पुत्रवान पुत्रवती। इन्हीं करके स्वामी स्वामिनी, हाथी हथिनी, वनवासी वनवासिनी, तपस्वी तपस्विनी, यशस्वी यशस्विनी, हितकारी हितकारिणी। कुछ जो है उनमें विशेष परिवर्तन आता है, यानी मात्राओं के परिवर्तन से नहीं, उनका अर्थ शब्द ही अलग होता है। जैसे पुरुष स्त्री, राजा रानी, विद्वान विदुषी, कवि कवियत्री, सम्राट सम्राज्ञी, साधु साध्वी, वीर वीरांगना, विधुर विधवा, युवक युवती, पति पत्नी, वर वधू, पिता माता। विशेष है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से रहते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, राजदूत, पत्रकार, प्रोफेसर, प्रबंधक, मैनेजर, वकील, गवर्नर, सेक्रेटरी आदि। कि ये जो कुछ शब्द हैं, जो जैसे ये पद हैं, इन पे चाहे औरत हो या आदमी, इनके नाम क्या रहते हैं, सदा एक ही रहते हैं, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयोग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, राजदूत, पत्रकार, प्रोफेसर, प्रबंधक, मैनेजर, वकील, गवर्नर, सेक्रेटरी आदि। आ दोहराए में है, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। लिंग से किसी शब्द के पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चलता है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग। कुछ शब्द सदैव एक ही लिंग में रहते हैं और लिंग परिवर्तन के कुछ नियम हैं। तो ये आपको अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है बेटा, बाकी कल करेंगे हम इसके प्रश्न उत्तर। थैंक यू। Welcome to our YouTube classes. This is for class 8. In previous class we have completed our 6th chapter of history, the revolt of 1857, and in today's class we start our new chapter, 7th chapter, education and British rule, कि शिक्षा और ब्रिटिश शासन। Our focusing point are education during British rule, Indian reformers, national education. So let we continue our today's class, education in pre-British time, कि
ब्रिटिश टाइम से पहले, ब्रिटिश के पहले जो शिक्षा थी भारत के अंदर, पाठशालाज एंड मदरसाज वर द ट्रेडिशनल सेंटर्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री। कि पाठशाला और मदरसा के जो ट्रेडिशनल रूल था, सेंटर थे, पारंपरिक जो सेंटर थे शिक्षा के, वो भारत के अंदर तब तक थे जब तक भारत के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन नहीं आई थी। एजुकेशन वॉज एम्ड एट द कंजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टम्स। की शिक्षा किस लिए दी जाती थी? कि जो हमारे रीति रिवाज हैं हम उनको संरक्षित करके रख सकें। मेमोराइजिंग द टेक्स्ट फॉर्म्ड द बेस ऑफ सच सिस्टम of education where there was a special focus on reading, writing and arithmetic। और जो मेमोराइजिंग, जो याद करने वाली शिक्षा थी, उसको मतलब कि उसका क्या बेस था कि बच्चों को लिखना, पढ़ना और जो गणितीय जो जमा, घटा, भाग, ये सारी चीज़ें होती हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। आज की तरह इतनी ज़्यादा बुक बच्चों को नहीं पढ़नी पड़ती थी। Hindu religion and philosophy, logic and law were taught in Sanskrit school, while in the Persian school or maktabs, Persian language was taught for official purpose। कि जो हिंदू धर्म है उसके अंदर हिंदू धर्म और दर्शन शास्त्र लॉजिक और लॉ, मतलब लॉजिक की कोई चीज़, हम किसी चीज़ को किसी प्रूफ के साथ कहें, कोई लॉजिक दे किसी चीज़ के पीछे, कि हम कहें कि जो फल है वो पेड़ से टूट के हमेशा नीचे की तरफ आता है, तो इसके अंदर एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उस फल को अपनी तरफ खींचती है। तो उसके अंदर एक लॉजिक है, एक तर्क है और नियम है जो संस्कृत स्कूलों में पढ़ाए जाते थे, जबकि पर्शियन स्कूल और मकतब्स में पर्शियन लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, राजशाही कामकाज के लिए। Law, philosophy, poetry, geometry and astronomy were also taught in these school। इन स्कूलों के अंदर लॉ, फिलोसफी, पोइट्री, जियोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी। लॉ कानून या नियम होते हैं, फिलोसफी दर्शन शास्त्र होता है, पोइट्री मतलब कविता लिखना होता है, जियोमेट्री मतलब जो आप ये लाइनिंग वगैरह लगा के करते हो ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये जियोमेट्री में आता है। और एस्ट्रोनॉमी जो अपने यूनिवर्स के बारे में जानकारी जो हम लेते हैं वो भी इन स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। However, it was usually boys who were sent to school, not girl। और क्या था कि यहाँ पे जो लगभग लड़कों को ही स्कूल भेजा जाता था, लड़कियों को नहीं। अब है एजुकेशन ड्यूरिंग कंपनी रूल, कि कंपनी के टाइम पे जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पे आ गई थी तो उस टाइम पे एजुकेशन कैसी थी। In 1781, the Calcutta Madrasa was established to teach Muslim laws। कि 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना हुई मुस्लिम नियमों को पढ़ाने के लिए। Under Warren Hastings, the Sanskrit College was established at Banaras in 1791 and Fort William College in 1801। कि वॉरेन हस्टिंग के अंडर में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया बनारस के अंदर, जो 1791 में खुला, और एक फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया 1801 में। These institutions were set up with the view of making the company official learn Indian law, custom and history, which would help them in administrating the country more efficiently। कि इन इंस्टीट्यूशन की स्थापना किस दृष्टिकोण से की गई थी कि अगर ये लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो ब्रिटिश सरकार के प्रशासन को चलाने में ब्रिटिश सरकार की मदद करेंगे। However, they were differing view on whether the Indians needed Western education। और there were differing views कि यहाँ पे अलग अवधारणा भी थी कि भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा देनी चाहिए, पश्चिम की शिक्षा देनी चाहिए। Many believed that Western education was necessary for the Indian to break free from their descendant way of life। और बहुत सारों का मानना ये था कि भारतीयों को वेस्टर्न शिक्षा देना क्यों जरूरी है, ताकि वो अपनी पुरानी परंपराओं से बाहर आ सके, अपना जो उनका पुराना परंपरागत तरीका है, पुराना जो वंशानुक्रम का तरीका है जीवन जीने का, उससे वो बाहर आ सके। This stemmed
from a view that the Indian civilization was inferior to Western civilization. और ये एक दृष्टि स्टीम फ्रॉम ए व्यू, और इस व्यू से क्या हुआ, एक ज्वाला भड़क उठी कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय जो सभ्यता थी, वो विरोधी हो गई वेस्टर्न सभ्यता की. अनदर व्यू वॉज दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वुड ब्रिंग इंडिया एट पर विद द वेस्टर्न वर्ल्ड. और दूसरा दृष्टिकोण क्या था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसने इंडिया को वेस्टर्न की जो पश्चिमी दुनिया है उससे भी उसके दर्शन कराए. इट सजेस्टेड दैट द एजुकेटेड इंडियन वुड नेचुरली बिकेम ए पार्ट ऑफ कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन. और ये भी मतलब कि सजेस्ट किया गया कि जो भारतीय पढ़े लिखे हैं उनको प्रशासनिक जो कंट्री का जो प्रशासन है उसमें खुद ही हिस्सा वो बन जाएंगे. द क्रिश्चियन मिशनरीज वांटेड टू स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन एज दे बिलीव दैट दिस वुड हेल्प इन स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी. और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो वेस्टर्न एजुकेशन का क्यों बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि ये हेल्प करेगी क्रिश्चियन धर्म को बढ़ाने में. अदर बिलीव दैट through education Indian would get in touch with ideas like liberty, equality and fraternity. और बहुत सारे ये बिलीव करते थे कि एजुकेशन के द्वारा भारतीय टच में रहेंगे आज़ादी, समानता और बंधुता के. Our next point is the Anglistic and Orientalist. With the renewal of the Charter Act in 1813, the company's rule was extended for another 20 years. कि चार्टर एक्ट 1813 के रिन्यू होने के साथ ही कंपनी रूल को भारत के अंदर 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया. दिस एक्ट ऑल्सो एलोकेटेड 1 लाख रुपी टू बी यूटिलाइज इन इंडिया एंड दिस स्टेड अप ए हीटेड डिबेट बिटवीन द एंग्लिस्टिक्स एंड द ओरिएंटलिस्ट. कि इस एक्ट ने क्या किया, 1 लाख रुपए भारत के अंदर स्पेंड करने के ऊपर भी, मतलब कि ये भी इसके अंदर कहा गया कि भारत के अंदर 1 लाख रुपए यूटिलाइज होंगे. तो इसने एक डिबेट पैदा कर दी एंग्लिस्टिक एंड ओरिएंटलिस्ट के बीच में. दे आर्ग्यूड दैट ऑन हाउ द फंड वर बी यूटिलाइज्ड, कि ये फंड कैसे यूज होगा. while the former wanted to introduce western studies, science, philosophy and literature in the English medium, the latter believed in the promotion of Persian, Sanskrit and Arabic learning. कि जो कुछ जो थे वो तो चाहते थे, जो समाज सुधारक थे या जो सुधारक थे वो चाहते थे कि भारत के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन आए, वेस्टर्न स्टडीज़ आए, साइंस आए, फिलोसफी आए, लिटरेचर आए इंग्लिश मीडियम के अंदर. जबकि बाकी क्या बिलीव करते थे कि भारत के अंदर पर्शियन लैंग्वेज आए, संस्कृत और अरेबिक लर्निंग आए. थॉमस मैकेली was one of the Anglistic who argued forcefully for the adoption of Western education in India. कि जो थॉमस मैकेली थे वो उन्होंने क्या किया कि वो एक समर्थक थे, उन्होंने फोर्सफुली आर्ग्यू किया कि भारत के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन अडॉप्ट की जानी चाहिए. His memorandum on Indian education known as Macaulay's Minute is very famous. और उनका जो एक कि जो मैकाली थे उनका जो क्या कहते हैं उसको, मेमोरेंडम का मतलब होता है कटाक्ष, कि इंडियन एजुकेशन के ऊपर जो उनके विचार थे उसको मैकाली मिनट के रूप में वो बहुत ही फेमस हुए थे. ऑन द अदर हैंड सम पीपल वॉज वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन बट थ्रू द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस. कि लेकिन कुछ दूसरी तरफ कुछ लोग चाहते थे कि भारत के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन आए लेकिन जो यहाँ की प्रचलित भाषाएं हैं उनके अंदर. द डिबेट वॉज रिसोल्व्ड इन 1835 थ्रू द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट. की जो डिबेट थी वो रिसोल्व हुई, वो सोल्व हो गई 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के द्वारा. I hope students you understand the chapter very well. You revise it again and we read the remaining chapter in next class. Thank you. Have a nice day. Good morning at class. So let's start our today's maths class. So we are on the exercise 8.2. Now first question we already did in
class. So second question is the sum of three consecutive मतलब होता है लगातार numbers. So consecutive numbers हम क्या मान लेते हैं, let the numbers are क्या हो जाएंगे x लगातार क्या हो जाएंगे x plus 1 और 3 है तो x plus 2 तक चला जाएगा. ठीक है, क्या गिवन है, सम ऑफ थ्री कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स है. इवन नंबर्स में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये तो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा इवन नंबर्स में x plus 2 फिर x plus 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x plus 6. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, इवन नंबर्स इज 246 फाइंड द नंबर. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x plus 2, इन सब का सम करना है हमें, x plus 4 plus x plus 6 that will be equals to 246. यहाँ पे कितने x हो गए 3x प्लस में 2 4 6 और 6 12 इज इक्वल्स टू 246. फर्स्ट ऑफ ऑल थ्राइस ऑफ x इधर ही रहेगा, 246 में से 12 माइनस करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4 3 और ये 234 आ गया हमारे पास आंसर. ठीक है, और 3 ऑफ x नाउ क्या हो जाएगा हमारे पास, x विल बी इक्वल्स टू 234 अपॉन में 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3 3 7 जा एंड 3 8 जा, तो कितना आंसर आ गया 78. x आ गया 78, लेकिन हमें तो 3 कॉन्जुगेटिव नंबर जो कि हमारे पास क्या थे 78 प्लस 2 फर्स्ट वाला 80, सेकेंड क्या हो जाएगा 78 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 82 एंड थर्ड वन क्या हो जाएगा 78 प्लस 6 दैट विल बी इक्वल्स टू 84. ठीक है, इवन नंबर्स हमारे पास ये हो जाएंगे. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सो इसका जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें एजम्पशंस लगा के था. ठीक है, उसको आप वीडियोस देख लेना प्रीवियस वीडियो से. नाउ नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 7. मतलब कि 2 डिजिट नंबर में हमारे पास क्या आते हैं x और y मान ले तो नंबर्स को, उन दोनों का सम कितना गिवन है यहाँ पे 7. ठीक है, क्या गिवन है x प्लस वाई गिवन है हमारे पास 7. ठीक है, 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है हमारे पास 1 और 10 तक जाता है. 2 डिजिट नंबर हम मान लेते हैं यहाँ पे 10 इंटू x मान लेते हैं 10 प्लेस पे और y मान लिया हमने यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं 10x और y की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, क्या हो जाएगी y की वैल्यू यहाँ से 7 माइनस x. ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं 7 माइनस x जो कि कितना हो गया 10x माइनस x इज 9x और प्लस 7. ये क्या आ गया हमारे पास फर्स्ट जो 2 डिजिट नंबर है. नाउ उन्होंने क्या बोला है कि द नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट. अब ऑर्डर ऑफ डिजिट को रिवर्स करेंगे मतलब कि जो 1s प्लेस पे है वो कहाँ चला, जो 10s प्लेस पे वो 1s प्लेस पे चला जाएगा, जो 1s प्लेस पे वो 10s प्लेस पे आ जाएगा. ठीक है, तो सिंपली क्या करते हैं ऑन रिवर्सिंग. अब यहाँ जाके चेंज नहीं होगा, ये तो हमने सोल्यूशन करके करा था. यहाँ 10s प्लेस वाली ना 1s प्लेस वाली वैल्यू ये है और 10s प्लेस वाली ये है. ठीक है, तो रिवर्सिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर क्या मिलेगा 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस x से और प्लस x हो जाएगा क्योंकि 1s प्लेस वाला 10s प्लेस वाला 1s पे चला जाएगा. अब यहाँ क्या हो जाएगा 70 माइनस में 10x प्लस में x कितना आ गया 70 और माइनस में 9x. ठीक है, ये आ गया हमारे पास रिवर्सिंग द ऑर्डर करने के बाद. अब पूछा क्या है उन्होंने कि ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 9. वो क्या है, जो रिवर्स करने के बाद जो नंबर आता है वो किससे ग्रेटर है, इस नंबर से कितना ग्रेटर है 9. ठीक है, तो क्या हो जाएगा सिंपली 70 माइनस 9x, ये क्या हो जाएगा हमारे पास इससे 9 ग्रेटर है, मतलब इसमें ऐड कर देंगे हम कुछ 9 तभी तो होगा ना ग्रेटर. देखो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 16 है ये नंबर. ठीक है, हमने बोल दिया कि ये नंबर हमारे पास उस ओरिजिनल नंबर से 9 ज्यादा है, तो ये 16 है तो 9 ज्यादा मतलब कैसे हो सकता है, उसको इसके इक्वल लाना है तो क्या हो जाएगा 9 में क्या ऐड करना पड़ेगा 7. तो मतलब ये नंबर क्या था 7 था जिसमें हमने 9 ऐड करा जिससे 16 आ गया. ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम सीधा इसको माइनस कर देते हैं इधर लेके आके 9x और प्लस में 7 दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 9. ठीक है, अब यहाँ इसका डेसिमल वो खोलेंगे, यहाँ क्या है माइनस माइनस अंदर अप्लाई होगा, जो भी प्लस साइन होंगे माइनस और माइनस साइन प्लस हो जाता है. ठीक है, माइनस का 7 दैट विल बी इक्वल्स टू 9. नाउ 70 में से 7 माइनस करा 63 माइनस का 9 माइनस 18x हो गया दैट विल बी इक्वल्स टू 9. नाउ माइनस 18x एज इट इज 9 में से 63 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 54 आंसर आ जाएगा. ये कैंसिल आउट माइनस से माइनस और x कितना आ गया 54 के डिवाइड में 18 दैट विल बी इक्वल्स टू 3. मतलब x आ गया हमारे पास 3. तो नंबर जो था वो कितना बन जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई ओके यहाँ रखते हैं 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से प्लस का 7 कितना आ गया 9 मल्टीप्लाई 3 इज 27 प्लस 7 दैट विल बी इक्वल्स टू 34.
सो आंसर क्या आ गया हमारे पास, नंबर कितना आ गया 34। ठीक है, तो यही करना था आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ में क्या गिवन है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। जिसके भी होता है 2/3 या ट्वाइस ऑफ जिसके भी लेंथ के है तो हम सीधा मान लेते हैं लेंथ इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, सो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है 2/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ लेंथ, सो 2/3 ऑफ एक्स आ गया। अब क्या पूछा है उन्होंने, फाइंड इट्स डायमेंशन इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 220 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × L+B, L क्या है x, ब्रेथ क्या है 2/3 ऑफ x, किसके इक्वल है 220 के इक्वल। ठीक है, सिंपली ये गिवन है। नाउ 2 इधर मल्टीप्लाई में दोनों के साथ इधर सीधा ही ले आते हैं डिवाइड में, तो यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से 3 हो गया तो कितना हो जाएगा थ्राइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ x और इक्वल हो जाएगा 220 और ये 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, कितना आ गया 110। यहाँ कितना हो गया 5x अपॉन 3 दैट विल बी इक्वल टू 110। इसके नीचे कुछ नहीं 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, 5x इसके इक्वल आ गया 330, x इज इक्वल टू 330 को अपॉन 5 करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 5 × 5, 5 6 5 6 कितना आ गया 66 आंसर आ गया हमारे पास x का। तो लेंथ हो गई 66 और ये कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ 66, 3 × 3 3 2 × 2 कितना आ गया 44 मीटर हमारे पास ये आ गया और 66 मीटर क्या आ गया उसकी लेंथ आ गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ 6 है एज वाला क्वेश्चन। एज वाले क्वेश्चन में हमेशा याद रखना ओल्डर वाले में हमेशा प्लस कर देना, ठीक है, और अर्लियर वाले में या ईयर आफ्टर अगर गिवन हो या ईयर एगो अगर गिवन हो तो माइनस होता है, ईयर आफ्टर हो आफ्टर ईयर हो तो क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, तो ज्योति इज 4 टाइम्स ओल्डर देन हर डॉटर। तो ज्योति क्या है अपनी बेटी से कितने टाइम्स 4 टाइम्स ओल्डर है, मतलब कि बड़ी है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास उसकी डॉटर की हम मान लेते हैं हर डॉटर्स एज, लेट हर डॉटर्स एज कितनी मान लेंगे x, तभी हम ज्योति की एज बता सकेंगे। तो ज्योति एज विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स है उसके। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पे देखो आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर मतलब कि क्या होता है प्लस होगा, अब आफ्टर 5 इयर्स में दोनों में प्लस होगा, तो आफ्टर 5 इयर्स क्या हो जाएगा अब हमारे पास उसकी डॉटर की जो एज है डी से मैं कर रही हूँ, डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी x 5 x + 5 और ज्योति की एज क्या हो जाएगी 5 इयर्स के बाद, ज्योति की एज हो जाएगी 4x and +5। ठीक है, अब कंडीशन क्या गिवन है आफ्टर 5 इयर्स ज्योति's एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हर डॉटर। ज्योति की एज क्या हो जाती है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं अब 5 साल बाद ज्योति की एज क्या है 4x + 5, किसके इक्वल है थ्राइस ऑफ किसके, उसकी बेटी की एज के, जो कि कितनी है x + 5, क्योंकि 5 इयर्स के बाद ही ये कंडीशन गिवन है कि ज्योति की जो एज 5 इयर्स के बाद है वो किसके इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हर डॉटर आफ्टर 5 इयर्स। ठीक है, 5 इयर्स के बाद उनकी एज ये हो जाती है, तो यहाँ सिंपली क्या करना है 4x + 5 एज इट इज, यहाँ क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 15। ठीक है, 3x को इधर ले आते हैं क्योंकि x को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं -5 दैट विल बी इक्वल टू 10। ये हो गया 2x इक्वल टू 10, तो x कितना आ गया हमारे पास सीधा 5, मतलब उसकी बेटी की कितनी है एज 5, तो इसकी कितनी हो जाएगी 24 × 5 इज 20। ठीक है, ऐसे आपको नेक्स्ट करना है, उसमें भी यंगर होगा तो मतलब क्या होगा माइनस कर देना या क्या कर देना, उनमें हमारे पास क्या है 3 वो गिवन है, क्या है यहाँ पे 3 जनरेशन है, एक है रीना, एक है उसके फादर और एक क्या है उसके ग्रैंडफादर। तो इन बिटवीन कौन है हमारे पास यहाँ पे, इन बिटवीन मान लेना ये रीना की मान लेना, रीना की अगर मानोगे तो बाकी सबकी क्या होगी इसमें प्लस होगी। ठीक है, और अगर आप उसको ओके रीना की एज सेंटर में मान लेना और उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट 7th क्वेश्चन। सो 7th में क्या, रीना's फादर इज 26 इयर्स यंगर देन रीना's ग्रैंडफादर, मतलब रीना के पापा जो है वो 26 इयर्स यंगर है, छोटे हैं किससे उसके दादाजी से, एंड 29 इयर्स ओल्डर देन रीना। तो इस अकॉर्डिंग तो हमें क्या मानना पड़ेगा, 2 कंडीशंस, 2 वैल्यूज माननी पड़ेगी, एक तो उसके ग्रैंडफादर की और एक रीना की एज। ठीक है, क्योंकि उसके लेकिन हम क्या कर लेते हैं रीना के फादर की वो मान लेते हैं, दैट रीना's फादर एज इज इक्वल टू x। ठीक है, अगर हम रीना के फादर की x मानेंगे तो क्या अब हम बोल सकते हैं कि x - 26 इज हर ग्रैंडफादर, क्या उसके जो रीना के फादर है उससे 26 ईयर यंगर है कि वो
रीना के फादर उससे यंगर है, तो रीना के वो फादर यंगर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रीनास ग्रैंडफादर एज क्या होगी यहाँ पे 26 ईयर्स यंगर थे ना ये इसके पापा से, तो क्या हो जाएगा प्लस 26 होगा यहाँ पे। आप वही करके देख लो आप, यहाँ पे प्लस होगा या माइनस, इसकी एज जो होगी उसके पापा की, उसके ग्रैंडफादर की एज उससे 26 ज्यादा ही होगी ना, कम तो नहीं हो सकती कभी भी, तो माइनस तो आप कर ही नहीं सकते। उसके बाद अगर रीना की कंडीशन आए तो रीना की क्या हो जाएगी एज हमारे पास, वहां क्या की वजह 29 ईयर्स ओल्डर देन किससे, ओल्डर देन रीना, ठीक है। लेकिन वो क्या था हमारे पास, रीना के फादर थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स, और उसमें से क्या माइनस करेंगे 29, क्योंकि अब अगर हम यहाँ प्लस कर देते हैं 29 में x को प्लस कर देते हैं, मतलब एक तरीके से क्या हो गया उसकी फादर में हम 29 ईयर्स ऐड कर रहे हैं, जिससे उसकी बेटी की एज आ रही है। ऐसे तो नहीं हो सकता, उसकी बेटी की एज कभी भी उससे 29 ईयर्स ज्यादा तो नहीं हो सकती, तो मतलब कंडीशंस क्या बनेगी यहाँ पे ऐसे, ठीक है। सेंटर में किसको मानेंगे हम, रीना के फादर को, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास दो वैल्यूज गिवन थी। नाउ आगे क्या गिवन है, द सम ऑफ देयर एजेस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनकी एजेस का सम, सारी का सम कर दो, 20x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इक्वल टू हुआ है हमारे पास 135, ठीक है। एज निकालनी हमें सिंपली x x x 3x, 26 माइनस 29 कितना हो गया, माइनस का 3 इक्वल टू 135, क्या हो जाएगा यहाँ से आप इस 3 को इधर ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 138, x इज इक्वल टू 138 डिवाइडेड बाय 3 4 जा एंड 3 6 जा, तो मतलब x आ गया 46, मतलब कि रीना के फादर की एज आ गई 46। Now 46 plus 26 is 2 and 7, 72 years आ गई उसके पापा की, और 46 minus 29 is 17 years के आगे रीना की एज आ गई, ठीक है। So student, that is all for today. That is all for today. In the next class we did rest of the questions of this exercise. So thank you. Have a nice day. Good morning student, welcome to online class. This is Saroj from MLP International School, Rajpura. Student, we have already started the chapter 9 for class 8. So in this regard, continuing the chapter, let us start. So let us start. His men dug the mound and soon they found a slab of black marble supported on the hands and wings of 25 angles. यानी कि राजा के आदमियों ने उस टीले पे से जो है खोदना शुरू किया और उन्हें बहुत ही जल्दी क्या मिला, एक स्लैब मिला, पत्थर की पट्टी मिली जिसपे ब्लैक मार्बल सपोर्ट से लगे हुए थे और उसके हैंड्स और विंग्स बने हुए थे जिस पर 20 जो है कोण बने हुए थे। द स्लैब वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, और वो जो है पत्थर जो है पट्टी जो है राजा के सामने लाई गई। ही सेड, उसने कहा, इट मस्ट बी द जजमेंट सीट ऑफ द फेमस किंग विक्रमादित्य, शायद ये जो है उस प्रसिद्ध विक्रमादित्य के जजमेंट की सीट है। आई शैल ऑल्सो सिट अपॉन इट एंड प्रोनाउंस माई जजमेंट, और मैं भी इस सीट पर बैठकर अपने जजमेंट सुनाऊंगा। देन माई जजमेंट विल ऑल्सो बी एक्यूरेट लाइक हिज, और उसी तरह से मेरा जजमेंट भी जो है बिल्कुल सही होगा जैसा कि विक्रमादित्य का जजमेंट होता था। He decided to sit on the throne on the 4th day. उसने ये डिसाइड किया कि वो उस जो है सीट पर, विक्रमादित्य की सीट पर चौथे दिन बैठेगा। बिफोर दैट, उससे पहले, ही ऑर्डर्ड हिज सब्जेक्ट्स, उसने अपने दरबारियों से कहा, टू प्रे एंड फास्ट फॉर 3 days, कि जो है पूजा अर्चना की जाए 3 दिनों तक इस सीट की। His subjects obeyed him, और उसके दरबारियों ने उसकी आज्ञा का पालन किया। And on the 4th day, और चौथे दिन, a large crowd gathered, बहुत सी संख्या में लोग वहां जमा हुए, in front of the palace, महल के सामने, to witness the ceremony, कि वो जो है इस चीज को अपनी आंखों से देख सके कि राजा कैसे जो है विक्रमादित्य की उस जो है जजमेंट वाली स्लैब पर बैठते हैं। स्लोली द किंग केम टू द रॉयल कोर्ट एंड वेंट नियर द थ्रोन,
और धीरे धीरे जो है राजा रॉयल कोर्ट में आए और उस जो है सिंहासन की तरफ बढ़ने लगे। He was about to sit on it. वो उस सिंहासन पर बैठने ही वाले थे। When one of the angles spoke suddenly. उसी वक्त एक एंगल्स ने जो है कोण ने बोलना शुरू किया। Stop, O king. रुकिए राजा। It said. उसने कहा, Do you think that you are worthy to sit on this seat? कि आपको लगता है कि आप इस सीट पर बैठने लायक हैं? Have you never desired to rule over the kingdoms? क्या आपने पहले किसी भी किंगडम्स पर रूल करने के लिए जो है आपकी इच्छा नहीं रही है? That were not yours, जो आपकी नहीं है। यानी कि आपकी कभी जो राज्य आपका नहीं है, क्या कभी आपने उन राज्यों पर जो है इच्छा जाहिर की है कि मैं उन राज्यों को जो है जीत कर अपना बना लूं? The king remained silent. राजा जो है चुपचाप खड़ा रहा। He knew that. वो जानता था। His life was not as just as विक्रमादित्य। राजा जानता था कि उसका जो जीवन है वो विक्रमादित्य जैसा नहीं था। He thought for a long time and said at last. उसने काफी लंबे समय तक सोचा और उसके बाद बोला, No, I am not worthy to sit on it. नहीं, मैं इस सीट पर बैठने लायक नहीं हूँ। Then go fast and pray for another 3 days to purify yourself. अब जो है तुम जाओ, जल्दी जाओ और अपने आप को शुद्ध करने के लिए और तुम्हें 3 दिन तक की फास्ट और प्रार्थना की आवश्यकता है। Said the angel and flew away. और वो जो है एंजल जो है उसने ये कहा और उड़ गई। जैसे कि आपने देखा कि बच्चे को देख करके राजा ने जब ये बात सुनी तो उस सिंहासन को उसने सोचा कि विक्रमादित्य के ही सिंहासन होगा और उसने जो चूल्हे को खुदवा कर उसमें से सीट निकाल करके अपने महल में ले आया और उसने सोचा कि पहले इसकी 3-4 दिन जो इसकी पूजा करूं और चौथे दिन जो है मैं इस पर विराजूंगा। लेकिन जैसे ही वो उस पर विराजमान होने के लिए आगे बढ़े तो उनमें से एक एंजल निकल कर के कहती है कि क्या तुम इसके लायक हो? लेकिन फिर उसके बाद वो उससे कहती है कि पहले आप जो है जाइए और 3 दिन तक पूजा पाठ कीजिए, उसके बाद जो है आप दोबारा आना इस सीट पर बैठने के लिए। तो राजा जो है उसके इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है एंड ही जस्ट एग्री विद द एंजल। तो ये जो है स्टोरी है इसकी यहाँ तक जो मैंने आपको आज पढ़ाई है। तो स्टूडेंट व्हाट यू हैव टू डू, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय। Students, this is for class 8. Students, as you all know, we completed with the introduced by the noun clause and functions of noun clause. Now today we will start with the book exercise on the basis of noun clauses and its functions. Now let's start. How you are going to do this question? Pick out the noun clauses in these sentences and state their functions. आपको state their functions कौन से state करने हैं? Look at the on page number 163. Here you can see noun clause as the subject of a verb. These are the functions and more is on the next page. You can see here. These are the functions: object of a verb, complement of a verb, object of an infinitive, object of a participle, object of a preposition. They are all the functions of noun clause. Okay students, now you have to state whether it is which kind of function is it. ओके आपको ये बताना है कि इस बुक एक्सरसाइज में कि ये कौन सा फंक्शन है नाउन क्लोज का। सो फर्स्ट सेंटेंस इज हाउ लॉन्ग कोमल विल स्टे हेयर इज़ अनसर्टेन। सो यहाँ पे जो हम सेंटेंस रीड किया है इसमें हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब इसमें सेंटेंस में हमें क्या ये बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है जो नाउन क्लोज में हमने पढ़े हैं। नाउ
So in this sentence, Komal will stay here is uncertain. Underline this statement, and this is object of a verb. This statement is object of a verb. This statement is just talking about Komal. This is noun, and will stay here is uncertain is the verb which is included in the object. So this is a object of a verb. Can you tell me who wrote for whom the bell tolls? Can you tell me who wrote? Here we are talking about a statement of a poem. So this is a apposition of to a noun. This is a position of a noun. Here we can underline tell me who. So this is a object of APPOSITION, opposition to a noun. Okay students, like this you are going to do this statement. You have to find out the functions of every noun clause. Now on the next exercise, you can see the next exercise. In each of these sentences, replace the highlighted words with a noun clause. Highlighted sentences आपको दिए हुए हैं. इन sentences को आपको क्या करना है, replace करना है noun clause के साथ. ठीक है. The doctors expected an improvement in Dheer's health. तो जो highlighted words हैं उसको आप replace करेंगे noun clause के साथ. तो इसको आप जैसे हमने उसमें किया था एडवर्ब क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज में, उसी के तरीके से आपको इसको नाउन क्लोज को रिप्लेस करना है. इसमें हिज अराइवल को चेंज करना है. लाइक दिस यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर ओन. दिस इज़ योर होमवर्क. ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ दिस इज द लास्ट थर्ड एक्सरसाइज. लुक एट दिस. इन ईच ऑफ दी सेंटेंसेज रिप्लेस द हाईलाइटेड नाउन क्लोज विद अ फ्रेज. नाउन क्लोज विद अ फ्रेज. फ्रेज क्या होते हैं, जो सेंटेंसेस हमें ये बताया था जिसमें बारे में कि सेंटेंसेस में जो कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, बस ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं लेकिन उनका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, उन वर्ड्स को यूज़ करना है इस प्लेस पे. ओके स्टूडेंट्स, ट्राई योर सेल्फ इफ़ यू डू इज़ वेल, अदरवाइज आई विल टेल यू इन द डिटेल. Okay students, when I will do a revision work of this chapter, I will revise this book exercise again. Otherwise you will try on your own. If you can do as well, otherwise I will tell you. For doing this exercise, I will tell you the one thing most important. Again, the functions of noun clause. And first is object. You are reading here on the previous page about the subject of a verb, and noun clause as the object of a verb. There are different kinds of functions. Listen carefully students, there are different kinds of functions of noun clause. ये अलग अलग clauses हैं. इन clauses को अगर आप read करेंगे तो definitely you will answer all the book exercise questions. If you are not reading all these sentences, then you are not going to understand any clauses and phrases. So students, this is your homework. You have to read all the functions of noun clause. This is very important topic. And to do the only first exercise which is on the page number 165. This is the important exercise. Do this exercise in your fair notebook. Okay students, I hope you understand this. Thank you everyone. Hello student, today I Priyanka ma'am tell about some daily uses sentences. I hope you use these sentences in your daily routine. So let's start. Student, today's daily uses sentences are here. Our first sentence is यह तुम्हारी गलतफहमी है. अब आपको पता होना चाहिए कि यह का मीनिंग क्या होता है, तुम्हारी का क्या, गलतफहमी का क्या. तो आप इसका कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं. इट्स योर मिसअंडरस्टैंडिंग.
मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब गलतफहमी, योर तुम्हारी, इट्स का मतलब यह है। तो आपको वर्ड के साथ साथ मीनिंग भी लर्न करने हैं ताकि अगर कोई डिफरेंट सेंटेंस आ जाए आपके पास तो आप उसका इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ओके, मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ। आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। तो स्टूडेंट, सम वर्ड आर यूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब यहाँ पे इसका ये भी हो सकता था आई रीड न्यूज़पेपर डेली, बट आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। यहाँ पे ये सुटेबल वर्ड है। गो थ्रू मीन्स उसमें से पढ़ना या पूरे न्यूज़पेपर को रीड करना, तो आपके लिए ये सुटेबल होगा आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। नाउ नेक्स्ट वन इज मुझे ये पहेली सुलझानी है। आई हैव टू सोल्व दैट और दिस पजल। पजल का मतलब क्या होता है? पहेली। आई हैव टू सोल्व दैट और दिस पजल। दैट और दिस में से आपको एक वर्ड यूज करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज मेरी कसम खाओ, श्योर बाय मी। नेक्स्ट वन इज तुम मेरी जासूसी कर रहे थे, यू आर स्पाइंग ऑन मी। स्पाइंग का मतलब जासूसी करना। इस तरह से आपके वर्ड मीनिंग भी लर्न हो जाएंगे आपको और आपका सेंटेंस भी। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज वो बेहोश हो गया। ही हैज बिकम अनकॉन्शियस। वह बेहोश हो गया। अनकॉन्शियस का मतलब होश में न रहना। नेक्स्ट वन इज अपनी घड़ी ठीक करवाओ। गेट योर वॉच रिपेयर। रिपेयर का मतलब होता है किसी चीज को ठीक करना। वॉच का मतलब घड़ी। मैं 1 महीने में आ जाऊंगा। आई विल कम इन ए मंथ। मंथ मीनी महीना, विल कम मीन्स आऊंगा। आई विल कम इन ए मंथ। नेक्स्ट वन इज यह कितने का है। हाउ मच इज इट। स्टूडेंट, जब आप कोई भी थिंग परचेज करते हैं तो आप सबसे पहले उसकी कॉस्ट पता करते हैं कि वो आपके बजट के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं हाउ मच इज इट। नाउ नेक्स्ट वन इज समझदार को इशारा ही काफी। ए नोड इज एनफ टू वाइज। मीन समझदार को इशारा ही काफी है। नोड का मतलब इशारा, एनफ का मतलब काफी है, और वाइज का मतलब कोई भी जो बुद्धिमान या समझदार बंदा होता है उसके लिए यूज किया गया है। तो स्टूडेंट, इस तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है और आपको यूज भी करने अपने डेली यूज सेंटेंस में। ओके, जैसे अपनी घड़ी ठीक कराओ, तो ये किसके लिए है? किसी भी बंदे की वॉच खराब हो जाती है तो आप इस तरह उसको बोल सकते हैं गेट योर वॉच रिपेयर्ड। तो इस तरह स्टूडेंट आपको जितना हो सके इंग्लिश वर्ड्स का यूज करना है अपने डेली रूटीन में, और अपने छोटे बहन भाइयों को भी सिखाना है कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड कम्युनिकेट विद देम ऑल्सो इन इंग्लिश। ओके, hello student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject computer, and today's I will tell you about some basic questions of computer. So let's start. Students, I discussed with you topic PowerPoint in previous video. So continue PowerPoint topic. I will tell you some questions based on PowerPoint. Our first question is what is MS PowerPoint? MS PowerPoint is a software that is used to making high quality presentation by editing graphics and sound. स्टूडेंट, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? MS PowerPoint। उसमें साउंड भी ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स का मतलब उसमें फोटो भी ऐड कर सकते हैं। Now next one is what is the name of the page when you open MS PowerPoint? Student, in MS Word, Excel and PowerPoint the name of the page are different. MS Word में हम उस पेज को बोलते हैं डॉक्यूमेंट। बाय डिफॉल्ट उस पेज का नाम डॉक्यूमेंट के नाम से ही सेव होता है अगर सेव करते हैं तो। और एक्सेल में उसको बोलते हैं बुक 1, बुक 2, इस तरह से। बट इन PowerPoint देयर इज ए डिफरेंट नेम दैट इज कॉल्ड स्लाइड। PowerPoint में जो पेज ओपन होता है उसको बोलते हैं स्लाइड। और ये स्लाइड बहुत सारी होती है, 1 बाय 1 अरेंज होती हैं ऑर्डर में, और इनमें हम कुछ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सेंड कर सकते हैं। ओके, सेव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज राइट सम मेन्यू बार इन MS PowerPoint. These are home, insert, design, transition,
animation, review, slideshow, view and format. Student, these are different menus and there are different functioning. Okay, I will tell you in next video. Next one is which software is used to make high quality presentation. स्टूडेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन अपोजिट भी पूछा सकता है और सिंपल वे में भी कि व्हाट इज पावर पॉइंट, तो सॉफ्टवेयर होता है जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। बट अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज होता है, तो आप उसमें ऐड करेंगे MS पावर पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रॉम विच मेन्यू बार टेक ए न्यू स्लाइड। आप किसी स्लाइड पे वर्क कर रहे हैं लेकिन वो कंप्लीट हो गई है, तो आपको नेक्स्ट स्लाइड कहाँ से लेनी है, कौन सी मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे, होम पे जाएंगे, देन उसके बाद सेलेक्ट द न्यू स्लाइड एंड देन लेआउट। न्यू स्लाइड में आपको कौन सा लेआउट चाहिए, लेआउट का मतलब होता है डिजाइन, जैसे कि इंटरनल डिजाइन, आप उसमें टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, आप उसमें फोटो लगाना चाहते हो, किस तरह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्लाइड शो। शो ए फाइल ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, जब कोई भी प्रेजेंटेशन आपकी बन जाती है तो उस फाइल को कंप्यूटर स्क्रीन पे फुल स्क्रीन पे शो करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्लाइड शो। ठीक है, तो ये आपका स्लाइड शो है। इन क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ व्यू टू शो ए फाइल। 5 व्यूज होते हैं इसमें, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, आउटलाइन व्यू एंड रीडिंग व्यू और स्लाइड शो व्यू। नाउ आई टेल अबाउट वन बाय वन। स्टूडेंट, जो नॉर्मल व्यू होता है उसमें आपको इस तरह से स्क्रीन पे स्लाइड शो होगी, कंप्लीट स्क्रीन पे एक स्लाइड। देन नेक्स्ट वन इज स्लाइडर शो। स्लाइडर शो में आपके पास इस तरह 1 2 3 एक स्क्रीन के ऊपर जितनी भी है उनको एक टाइल्स के रूप में शो होती है, इस तरह से कि आपकी इतनी फाइल्स है और पूरी जितनी भी है सबकी सब स्क्रीन पे शो होगी। नेक्स्ट वन इज आउटलाइन व्यू। इसमें जो स्लाइड होती है उसकी चारों तरफ आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे इधर उसके कंटेंट राइट हुए हैं कि उनका आउटलाइन किस तरह की आउटलाइन या लेआउट चूज किया गया है वो बताते हैं। इस तरह से ये दिखा रखा है और ये इस तरह की स्क्रीन शो होगी आपके पास। नेक्स्ट वन इज रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में आपको फाइल फुल स्क्रीन पे शो होगी, कोई भी स्लाइड आप उसको इजीली रीड आउट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज स्लाइड शो व्यू। इसमें और जो स्लाइड शो व्यू है वो और रीडिंग व्यू सेम है, बट वन थिंग इज डिफरेंट। स्लाइड शो व्यू में आप कोई भी F5 की प्रेस करेंगे या अपने आप प्रेजेंटेशन और टाइमिंग सेट कर देंगे तो वो चलती रहेगी, बट रीडिंग व्यू में आपको पहले एक स्लाइड ओपन होगी, देन सेकंड, देन थर्ड, इस तरह से जब आप क्लिक करेंगे तो ही नेक्स्ट फाइल आएगी। और इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं या अपने आप भी स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 सारी स्लाइड शो होती जाएगी। ओके स्टूडेंट, ये आपका स्लाइड शो था और प्रेजेंटेशन मेकिंग, तो आपको इन सभी को अच्छे से लर्न करना है अपने एग्जाम के लिए। ओके A very nice morning to all my dear student of class 8th. This is Vinita ma'am, your science teacher. Student, as you know that we are doing the revision work of our chapter 7th. So let's get started its content. Student, in today's video we will do the revision work of one word and short question answer. Student, we have left it from one word. So we are going to continue from today. The numerous species of plant of a region. एक पर्टिकुलर एरिया के जो स्पीसीज होते हैं प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, सो दैट वी कॉल द फ्लोरा, हम उसे फ्लोरा बोलते हैं। द न्यूमरस स्पीसीज ऑफ एनिमल ऑफ अ रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन के जो डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, प्रजातियाँ होती हैं जानवरों की, दैट वी कॉल द फौना, उन्हें हम फौना बोलते हैं। An area which is strictly reserved for the protection of wild animals. एक ऐसा एरिया जो कि रिजर्व किया गया है वाइल्ड एनिमल्स की, जंगली जानवरों की प्रोटेक्शन के लिए, दैट इज नोन एज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द स्पीसीज विच आर लाइकली टू बिकम
इंडेंजर्ड स्पीसीज, वो स्पीसीज जो कि खतरे में हैं, जो जानवरों की या फिर प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो स्पीसीज जो खतरे में हैं, वो प्रजातियाँ, दैट आर नोन एज थ्रेटेंड स्पीसीज. Redevelopment of forest by planting more trees in place of the trees destroyed. जो पेड़ अगर किसी जगह पर किसी भी फॉरेस्ट में उसका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, उस जगह पर बहुत ज़्यादा पेड़ लगा करके वी आर प्लांटिंग मोर ट्रीज इन अ पर्टिकुलर एरिया of land where the forests are cleared or the trees are destroyed, or we can say that the redevelopment of forest जो होता है that is known as the reforestation. उसे हम reforestation बोलते हैं क्योंकि वहाँ से फॉरेस्ट को कट कर दिया गया था and now we are going to again planting trees there, so that is known as reforestation. Student, now we will revise our short question answer. First one is, what are endemic species? Which places have large number of endemic species? Endemic species क्या होते हैं और किस एरिया में बहुत ज़्यादा ये लार्ज नंबर पे पाए जाते हैं? The species of plant and animals. Plant and animals की वो species which are found exclusively in a place or biota are called the एंडेमिक स्पीसीज. उन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं. एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक पर्टिकुलर हैबिटेट पे रहने वाले जितने भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं, जिनकी स्पीसीज जो प्रजातियां हैं बहुत मुश्किल से पाई जाती हैं, ख़त्म होने की कगार पे, सो दे आर नोन एज एंडेमिक स्पीसीज. उन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं. प्लेसेस आर, वो अब नाम बताने हैं कि जहाँ पर ये प्लेसेस, जिन जगहों पर ये स्पीसीज पाई जाती हैं. सो दे आर द वेस्टर्न घाट्स, मालाबार रीजन, नीलगिरी हिल्स, पहाड़ी इलाका जो है, नीलगिरी का पहाड़ी इलाका है वहाँ पे. और हमारा जो मैप है उसका जो वेस्टर्न पार्ट होता है जहाँ पे वेस्टर्न घाट लोकेटेड है वहाँ, एंड द मालाबार रीजन, मालाबार कोस्ट जो है उसके पास जो मालाबार की रीजन्स हैं, मालाबार कोस्ट भी है, तो उधर के आसपास के एरिया को हम इंक्लूड करते हैं एंडेमिक स्पीसीज में, क्योंकि वहाँ पे बहुत रेयरली प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, वो जो एंडेमिक हैं. What are the three main causes of deforestation? Now deforestation के three main causes बताने हैं. The first one is due to increasing population. बहुत ज़्यादा population बढ़ रही है, so we are cutting the trees for our living, for building trees. Next is clear land for agriculture. So due to the growing population हमें land भी चाहिए होती है agriculture के लिए, खेती करने के लिए, because crops की need है, so we are cutting them to obtain wood and other products. अब population बढ़ रही है तो उसी से रिलेटेड ये टर्म भी आई है कि wood and other products. ऑब्वियस सी बात है, लोगों को अपना लाइफस्टाइल सर्वाइव करने के लिए अच्छे फर्नीचर्स और बहुत सारे एक्स्ट्रा आइटम्स चाहिए होते हैं, सो हम उनको वुड को कट कर रहे हैं अदर प्रोडक्ट बनाने के लिए. वुड को इसलिए, जंगलों को इसलिए भी काटा जा रहा है क्योंकि उनसे फ्यूल्स, ईंधन मिलती है. जो लो लेवल्स के पुअर पीपल हैं तो वो उनको चूल्हा वगैरह जो बर्न करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट, इन व्हाट वे इज अ बायोस्फीयर रिजर्व डिफरेंट फ्रॉम अ सेंचुरी. एक बायोस्फीयर रिजर्व जो है सेंचुरी से किस तरीके से डिफरेंट होता है. देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व इज अ लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, plant and animal resources, while a sanctuary is the special protected area for conservation of flora and fauna with limited human activities. बायोस्फीयर जो है वो एक लार्ज एरिया होता है, एक बहुत बड़ा फील्ड होता है, जगह होती है जो कि कैसे प्रोटेक्टेड लैंड में उसको प्रोटेक्ट किया जाता है. मीन्स जंगलों को ही बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी गई हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और वहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना नहीं होता. बट क्या करना है, जस्ट हमें प्रोटेक्शन देनी है. जितने भी वहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, या जानवरों से मिलने वाले जितने भी सोर्सेज है, रिसोर्सेज हैं. बट जो सेंचुरीज होती हैं वो एक स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया ये भी है और ये भी है. बट वहाँ पे दोनों जगह प्लांट और एनिमल को कंजर्व किया जा रहा है. बट देखिए क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो रेयरली है और इसमें भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बहुत ही लिमिटेड कर दिया गया है कि सेंचुरीज में जाकर के जो पेड़ पौधों को काटना, कोई पेड़ सूख गया तो उसको काट सकते हो, तो इस तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो लिमिटेड है. सो स्टूडेंट, नाउ वी हैव
differentiate the biosphere reserve and sanctuary. Now move to question number 4th. Now student, we are doing the question number 4th. What is conservation? Conservation क्या है? Conservation of plant and animal जो है, it is a term of related to the wildlife involved with the protection, preservation and perpetuation and judicious control of population of rare species of plant and animals in their natural habitat. जो जानवर हमारे या जो प्लांट और एनिमल्स की जिनकी स्पीसीज बहुत कम बची हुई हैं उनको ध्यान में रखना, उनकी केयर करना, प्रोटेक्शन करना, उनको बचा कर रखना, उनको किस तरीके से उनकी आगे की जो नंबरिंग है, जो उनकी संख्या है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, और प्लस में उनकी जो जुडिशियस कंट्रोल है वहाँ का, जो उन जानवरों का या पेड़ पौधों का जो कंट्रोल वहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू ये चीज़ें डिफाइन की जाती हैं, बताई जाती हैं कि वहाँ पे जुडिशरी कंट्रोल होगा। मीन्स ये नहीं कि पब्लिक का है वो जुडिशरी गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल आ जाता है, उनके नेचुरल हैबिटेट में ये चीज़ें ध्यान में रखती हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th इज व्हाट इज रेड डाटा बुक? द रेड डाटा बुक इज द सोर्स ऑफ बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। रेड डाटा बुक जो है वहाँ पे उसमें वो एक ऐसा सोर्स है जिसमें कि सारे रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, जितने भी प्लांट और एनिमल्स जो खतरे में हैं या वल्नरेबल स्पीसीज है, रेयर है, इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्शंस में है, तो उन सब का एक रिकॉर्ड रखा जाता है, उनकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, मतलब ओवरऑल चीज़ें जो उनको ध्यान में रखते हुए करनी है। सो सारा रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में मिलता है। Okay student, now we have done our today's content of revision work. That's all for today. Take care. Goodbye.